सो लेट्स डिस्कस अबाउट टी एस इलियट। टी एस इलियट के हम डिस्कस करेंगे, टी एस इलियट के हम ऐसे को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स एंड पोइट्री। उसका ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हम डिस्कस करेंगे टी एस इलियट के ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को। लेट अस डिस्कस अबाउट टी एस इलियट। टी एस इलियट अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं। टी एस इलियट ने इब्तदाई तालीम जो है वो अमेरिका से ही हासिल की। 1888 में पैदा हुए हैं और 1965 में टी एस इलियट की डेथ हुई है। जब हम कहते हैं कि 1965 तो इसका मतलब है हमारे राइटर ने 2 वर्ल्ड वार देखी हैं, 1945 से 18 तक, 1939 से 1945 तक। दोनों वर्ल्ड वार जो हैं हमारे राइटर ने देखी हैं। और ये ज़रा देखें, सेंट लुइस मिसूरी यूनाइटेड स्टेट, डाइड जनवरी 1960। कैनसिंगटन एक इंग्लैंड की प्लेस है, वहाँ पे डेथ हुई। टी एस इलियट पैदा हुए थे ऐसे इलाके में जहाँ पे जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग जो थे वो रहते थे। मतलब पीपल they are living with their tradition. And you know, if we talk about America was discovered by Christopher Columbus. So he discovered America. Mostly people say that who discovered America, and the question answer will be क्रिस्टोफर कोलंबस, कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये एक तारीख में लिखा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। लेकिन जब उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को तो उससे पहले ही बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वहाँ पे जर्मन मौजूद थे, वहाँ पे मतलब स्पेनिश मौजूद थे। आज भी बहुत सारे मेरे अमेरिका के दोस्त हैं, मैक्सिकन और इस तरह के कंट्री के, और वहाँ पे वो और भी कुछ यूरोपियन लोग थे जो मौजूद थे वहाँ पे। इसीलिए यूरोप के ऊपर अमेरिका के ऊपर सिर्फ इंग्लैंड का कब्ज़ा नहीं था, यानी जर्मन उस पर कब्ज़ा किए हुए थे। स्पेनिश के लोग जो, यानी स्पेन के लोग स्पेनिश कब्ज़ा किए हुए थे। आज भी अमेरिका के अंदर स्पेनिश बोली जाती है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है। कनाडा मतलब जर्मनी के लोग जो थे उन्होंने भी कब्ज़ा किया हुआ था, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वहाँ पे इम्पोज की। फ्रेंच लोग ये भी मौजूद थे, तो फ्रेंच भी वहाँ पे बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो ये एक अमेलगमेशन है वहाँ पे भी लोगों का। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ये इसके लोग जो थे वहाँ पे छाए हुए थे। तो अमेरिका जब वहाँ पे, मतलब इंग्लैंड जब वहाँ पे पहुँचा, तो इंग्लैंड के पास जो लेटेस्ट वेपन थे, इन्होंने बहुत सारे कंट्री को क्या किया, बहुत सारे इलाकों के ऊपर क्या किया, वेपन्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे इलाके उन जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे उनसे छीन लिए। मतलब न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे इन्होंने एक अपनी प्लेस बना ली जहाँ पे ये रहते थे, कॉलोनीज़ बना के, और वहाँ पे उन्होंने न्यू इंग्लैंड का नाम भी रख दिया उसको। वहाँ पे अक्सर जो है इंग्लैंड के लोग, और वहाँ पे जब ये गए हैं तो ये वहाँ पे प्योरिटन जो है अपना मज़हब जो है लेकर गए थे। प्योरिटन रिलीजन इन्होंने वहाँ पे क्या उनको मज़हब दिया, उन अमेरिकन को जाके प्योरिटन, उन्होंने जब वहाँ पे तबलीग करना शुरू कर दिया अपने मज़हब की। और उस वक्त प्योरिटनिज़म, जो प्योरिटन एज थी, ये चल रही थी जब ये अमेरिका के ऊपर मतलब कब्ज़ा हुआ है और ये सारे मामला चल रहे थे। तो प्योरिटन जो थे वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, प्योरिटनिज़म को क्या कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे। ये हमारा जो राइटर है ये है तो बेसिकली उन्हीं कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लोगों के दरमियान रहता था जो यहाँ से इंग्लैंड से जाके वहाँ पे जाके आबाद हुए और वो बन गए, फिर उसके बाद मतलब अमेरिकन बन गए। अब ये फॉलोअर है किसका, ट्रेडिशन का। कहता है कि ट्रेडिशन होनी चाहिए, और ट्रेडिशन महज पास्ट नहीं है। कोई बंदा कहता है ना कि पास्ट है, वो कहता नो, ट्रेडिशन जो है वो एक डायनेमिक है। बात को गौर से समझिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगी अगर आप इसको गौर से सुने। वो कहता है डायनेमिक है, नॉट स्टैटिक। उसे स्टैटिक नहीं कहता, वो कहता है कि ट्रेडिशन स्टैटिक नहीं होती, वो एक उसके अंदर डायनेमिसिटी है। it has a movement, it move with one age to another age and it gives something to the present age. ये present age को कुछ ना कुछ देती है।
मैं बड़ा डिटेल डिस्कस करूंगा, आपको समझ आएगी। इसका प्रोमिनेंट वर्क है वेस्टलैंड। इसने लिखा है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो इसका ऐसे है, हम उसको पढ़ेंगे अभी। मैं आपके साथ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये भी इसका ऐसे है। इसने लिखा मेटाफिजिकल पोएट्स, इसके ऊपर भी इसने लिखा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको ज़रूरत क्यों पड़ी कि इसने मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर भी इसने ऐसे लिखा। ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, ये ईगोइस्ट एक मैगज़ीन थी इंग्लैंड के अंदर। 1919 में इसने पब्लिश किया था इसको। इसने 1919 में किसके अंदर, ईगोइस्ट एक मैगज़ीन थी, उसके अंदर इसको पब्लिश किया। नोट कर लें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 1919 में राइटर की एज है 1888 और 1965, और इसने 2 वर्ल्ड वार जो है देखी हैं, 14 से 18 और 39 से 1945, दोनों इसने देखी हैं। ये इसकी एज है, चाहे तो स्नैपशॉट ले लें। और टी.एस. इलियट वॉज अमेरिकन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट था, लिटरेरी क्रिटिक था, एडिटर था, और ये जाना जाता है पोएट प्लस क्रिटिक। अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है इसकी, द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड से ये बड़ा प्रोमिनेंट है। द वेस्टलैंड और ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट बतौर क्रिटिक जाना जाता है, और पोएट जाना जाता है। इसको कहते हैं मॉडर्न पोएट। वो कहता है कि ट्रेडिशन जो है उसे महज आप पास्ट ना समझें। इट्स नॉट पास्ट, इट्स नॉट पास्ट, इट्स अ डायनेमिक, इट्स अ मूविंग, इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज रादर इट इज हैविंग डायनेमिसिटी, मूविंग, इट्स मूविंग फ्रॉम वन एज टू अनदर। और एक एज से दूसरी एज तक ये मूव करती है। क्या? ट्रेडिशन। एडिटर था, पोएट था, क्रिटिक था, प्ले राइट था, नाम है टी.एस. इलियट, और बड़ा प्रोमिनेंट ये क्रिटिक था, और इसने बहुत अच्छा वर्क लिखा है, द वेस्टलैंड। और 1922 द 4 क्वार्टेट्स, 1943 वर्क, और उसके बाद उसने लिखा है वेस्टलैंड। प्रोफेशन पोएट है, प्ले राइट है, लिटरेरी क्रिटिक है, और पैदा हुआ है 26 सितंबर 1888 में। और इसकी वाइफ का नाम है, एक और आपको बात बताता हूँ, ये ऐसी बातें आपको हमसे ही मिलेंगी। इसकी वाइफ का नाम था वीवन्स इलियट। वीवन इलियट के इललेजिटिमेट रिलेशन थे बर्टन रसल के साथ। आपने रसल का नाम सुना होगा। बर्टन रसल जो है वो इसके साथ इललेजिटिमेट रिलेशन में था, इसकी वाइफ के साथ। टी.एस. इलियट 1888, 1965। हाँ जी, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स जो हैं, ज़रा थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे मूव करूँगा। पोएट है, क्रिटिक है, और अगर प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो चूंकि ये पोएट और प्लस क्रिटिक था, इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ, कि वो भी पोएट और क्रिटिक था। वर्ड्सवर्थ जस्ट पोएट था, लेकिन टी.एस. इलियट और प्लस जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे। और एक था दूसरा फिलिप सिडनी। अब फिलिप सिडनी पोएट भी था, क्रिटिक भी था, ये इनके साथ कंपेयर किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये टी.एस. इलियट को किन पोएट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, तो टी.एस. इलियट को फिलिप सिडनी और सैमुअल टेलर कॉलरिज के। इसने अटैक किया था किसके ऊपर? रोमांटिसिज्म के ऊपर। इससे पहले कि अटैक ऑन रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म एंड रोमांटिक पोएट्री। आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज अ पावरफुल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये कहता है नो, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, इट्स नॉट impression or expression of personality, rather it's escape from personality. It's not spontaneous overflow of feeling, rather it's escape from feeling.
जो अच्छा पोएट होता है वो तो इमोशन, पैशन, फीलिंग से एस्केप करता है और वो लिखता है। जो हेड के थ्रू पोइट्री करता है, अरेंज करता है, उसको ऑर्डर करता है, अरेंज करता है, रिफाइन करता है और फिर लिखता है। नॉट ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये तो भाई पोइट्री ना हुई, ये तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी की एक्सप्रेशन होगी। वी हैव टू एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये क्या कहता है, एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल फीलिंग को क्या करता है, रद्द करता है। किसकी? वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक डेफिनेशन है उसको क्या करता है, ये रद्द करता है। चूंकि ये क्रिटिक था तो वर्ड्सवर्थ को ये उसकी पोइट्री को बिटरली क्रिटिसाइज करता है और उसको रद्द करता है। अच्छा जी, व्हाट इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट? पोइट्री जो है वो क्या होती है, कहता है कि पोएट्स एंड पोइट्री जो है इसको हम उसकी ट्रेडिशन से अलग नहीं कर सकते। पोएट्स और पोइट्री जो है वो अपनी ट्रेडिशन से सेपरेट नहीं हो सकती। ट्रेडिशन जो है वो एक लिविंग बीइंग रियलिटी है, मूविंग, अपने अंदर मूवमेंट रखती है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। और वो कहता है हिस्टोरिकल सेंस जो है वो अचीव तब होती है जब एक पोएट जो है वो स्टडी करता है होमर से लेकर प्रेजेंट लिटरेचर को। जब स्टडी करता है तो उसे क्या मिलता है, बोलें, हिस्टोरिकल सेंस। उसके अंदर आती है हिस्टोरिकल सेंस। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी जल्दी किताबों से समझ नहीं आती, इनके पॉइंट ऑन नोट कर लें। कहता है कि होमर से लेकर जब हम प्रेजेंट एज तक लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो ये हमें देती है हिस्टोरिकल सेंस। और ये हिस्टोरिकल सेंस जो है और प्लस कहता है हमारा इंडिविजुअल टैलेंट, ये हमें ट्रेडिशन से मिला है ना, हमने जब स्टडी किया है। इंडिविजुअल टैलेंट मिलके एक समथिंग वंडरफुल क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ये ट्रेडिशन बन गई जो कि वहाँ से चली और प्रेजेंट एज तक आई, और प्लस हमने इंडिविजुअल टैलेंट भी साथ मिलाया तो कुछ हमने क्रिएट